का तो निजी स्वार्थ है, निहित स्वार्थ है। गरीब को गरीब रखना चाहते हैं। 50 साल से देश को वही नारा, उसी पर वोट लिए जा रहे हैं जी। गरीबी हटाओ, कांग्रेस को लाओ और गरीब को गरीब बनाए रखो। ये आपकी राजनीति है। संदीप जी, प्रधानमंत्री जी की एक पुरानी आदत है कि 9 साल हो गए उनके कार्यकाल के, आज भी वो कांग्रेस से हिसाब मांगते रहते हैं, बट उनके 9 साल के कार्यकाल के बारे में कोई भी उनसे हिसाब ना मांगे। ये तो आप मांग रहे हैं, आप सारे आंकड़े बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ इतनी देर से। वो आंकड़े भी उनको समझ में नहीं आ रहे और उनके पास दूसरे आंकड़े हैं, क्योंकि सरकार तो अपने आंकड़े निकालने ही बंद कर दिए क्योंकि इतने खराब आ रहे हैं। अरे आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करिए कि आज़ादी के वक्त में हमारी हालत क्या थी। कितने लोग गरीब थे आज़ादी के वक्त में? करीबन 60%, 55 से 60% जनता गरीब थी। जब 2011 तक आए तो 22% जनता गरीब रही। इसमें किसका हाथ रहा? कितने लोग अनपढ़ थे आज़ादी के वक्त पे? जब आज़ादी मिली तो सिर्फ 17% लोग पढ़े लिखे थे। 2011 में 75% तक वो पहुंच गया था। कितने विश्वविद्यालय थे? सिर्फ 17 थे आज़ादी में। 570 हो गए थे 2011 में। ये सब क्या मोदी जी ने किया है पिछले 9 सालों में? तो ये जो मतलब बेबुनियाद जो टिप्पणियां हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे। एक एक बारी आप हमसे जवाब मांगेंगे और हम जब आंकड़े देंगे तो वो आंकड़े इनको पसंद नहीं आएंगे। जैसे भी आपने एक आंकड़ा दिया कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स का आंकड़ा दिया जो पिछले साल निकला अक्टूबर के महीने में 2022 में, कि 121 देशों में से 107वें नंबर पे है इंडिया। और उसमें एक और चीज़ आप भूल गए कि चाइल्ड वेस्टिंग जो है, कि भाई बच्चों के कद के हिसाब से उनका जो वजन होना चाहिए, सबसे बुरी हालत पूरी दुनिया में इंडिया की है। 19% चाइल्ड वेस्टिंग है हमारे देश में। तो ये भी बहुत आंकड़े मेरे पास सारे होते हैं, इम्पोर्टेंट आंकड़ा है। मोहन इसको कुमार भी आप आंकड़े तो अच्छा होगा, क्योंकि ये मेरी रिसर्च टीम इतनी जबरदस्त रिसर्च टीम है। वो मैं थोड़ा और बता देता हूँ, कुछ आंकड़े मैं रोक लेता हूँ, वो उनका इस्तेमाल नहीं करता हूं। देश भर की आधी महिलाओं में खून की कमी है। 6 से 23 महीने के 11% बच्चों को ही आधी साल की उम्र से 2 साल की उम्र तक के सिर्फ 100 में से 11 बच्चों को पूरा भोजन मिल पाता है जितना मिलना चाहिए। मैं बीजेपी के प्रवक्ता से एक और चीज पूछना चाहता हूं कि रेवड़ी क्या होता है? क्योंकि जब प्रधानमंत्री कुछ देते हैं, जब वो अनाज देते हैं, और ये अनाज आया कहाँ से? आज़ादी के टाइम पे तो हमें शिप टू माउथ थे, हम तो इंपोर्ट कर रहे थे, हमारे पास वो थी नहीं कैपेसिटी। ये ग्रीन रेवोल्यूशन किसने किया? दूध ही नहीं था हमारे पास। वाइट रेवोल्यूशन कौन लाया इस देश में? हमें आत्मनिर्भर किसने किया इस मामले में? ये सब तो कांग्रेस के कार्यकाल में ही हुआ। तो अब जो ये बोल रहे हैं कि अनाज दे रहे हैं, और जब हम बात करते हैं कर्नाटका में 10 किलो देने के लिए एक एक परिवार को, तो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं रेवड़ी है। तो भाई रेवड़ी है क्या? पहले तो उसका जवाब देते हैं। मैं बताता हूं ना रेवड़ी क्या है। सीना तान के बोलते हैं कि भाई अगर कोई अमीर हो गया तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। तो मान रहे इस बात से सिर्फ अमीर लोगों की पार्टी है। नहीं, मैं रेवड़ी समझाता हूं क्या है। जन कल्याण में ये फर्क तो हमें करना पड़ेगा। क्या आप शॉर्टकट ले रहे हैं जी? महिला बस में मुफ्त में सफर करेंगी, महिला मुखिया को 2000 रुपए दे देंगे, बेरोजगार ग्रेजुएट को 3000 रुपए दे देंगे, वो भी 2 साल के लिए, डिप्लोमा होल्डर को 1500 रुपए देंगे, वो रोजगार सृजित किया जाए जी, बिजली मुफ्त दे देंगे। अरे सेहत और स्वास्थ्य और शिक्षा वो मुफ्त देने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए कुछ कदम उठाने पड़ेंगे ना। खुद मुख्तारी आदमी को तैयार करो। किसान को कोई किसान सम्मान निधि चाहिए क्या? आप तो 72,000 की बात करने लगे थे, ये तो 6,000 रुपए दे रहे हैं। आप तो 6,000 रुपए महीने की भी बात की आपने 2019 में। किसान को मेहनत की माकूल कीमत नहीं मिलेगी। 1967 से MSP लागू है। आपने बनाया क्या कानून? आप मुझसे पूछ रहे हैं जी? सबसे ज्यादा जो इंक्रीज दिए MSP में वो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने दी है। यूपीए की सरकार में अगर आप MSP का लेंगे तो हर साल MSP रिकॉर्ड नंबर से बढ़ाया है हमने किसानों के लिए। सबसे पहली बात वो। दूसरी बात जो आप बोल रहे हैं कि हम ग्रेजुएट्स को 3000 रुपए दे रहे हैं, या घर की जो महिला है उनको 2000 रुपए दे रहे हैं, कमर तोड़ महंगाई में
आज आम आदमी जी रहा है। ये लोग सिलेंडर की बात कर रहे हैं, एक उज्ज्वला छोटा सा सिलेंडर देके दूसरा सिलेंडर 1100-1200 खरीदने की किसी की हैसियत नहीं है आज की तारीख में। और इन लोगों को ये कह रहे हैं कि इनके लिए बहुत बड़ा भला कर रहे हैं। देखिए, जो इस महंगाई में जी रहे हैं ना, उनसे पूछिए, जब सरकार अपना जो टैक्स वसूल करती है उसका 60% टैक्स इनडायरेक्ट टैक्सेशन से आता है, पेट्रोल डीजल से आता है। और उस पेट्रोल डीजल पे टैक्स डालने की वजह से पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो गया है कि उसका महंगाई का इंपैक्ट बढ़ता है हर चीज पे, स्पेशली डीजल का हर चीज पे डाउनस्ट्रीम पे पड़ता है। तो आप बताइए, अगर हमने गरीब लोगों के हाथ में थोड़ा एडिशनल पैसा दे दिया, वो क्या बिस्तर में रखेंगे? नहीं तो वो क्या अपने बैंक में जाके जमा करेंगे? वो आम खर्च आदमी करेंगे। की कमाई इसको कहते बढ़ाने हैं के कि जरिए क्यों डिमांड नहीं स्टिमुलस। वो एक मिनट में अपनी रास्ते, बात वो खत्म द्वार कर ले। क्यों नहीं खोले जाते? मोहन, मेरा सवाल बड़ा सीधा है। आम आदमी को ये, और वैसे भी देखिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, ये कोई खैरात तो बांट नहीं रहे हैं। टैक्स हमसे लेते हैं, एक हाथ दे, एक हाथ ले, एक हाथ दे, खेल वो है। कोई अपनी जेब से तो पैसे दे नहीं रहा। बताया ये जाता है हम कितने, देखिए, आपके बारे में संवेदनशील हैं, पर दरअसल कमाई बढ़ाने के जरिए वो द्वार, वो दरवाजे क्यों नहीं खोलती सरकारें? जी, हर सरकार ये कोशिश करती है। मेरा बेसिक पॉइंट ये है कि मोदी जी के सरकार में इनकम इनइक्वालिटी बढ़ गई है। आपने खुद वो आंकड़े बताए, तो मैं दोबारा वो दोहराना नहीं चाहता हूं, मगर आप भी जानते हैं कि सिर्फ 10% लोगों के पास कितना ज़्यादा पैसा आ गया है। और हमारी सरकार नहीं है जिन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों को कॉर्पोरेट टैक्स कट दिया, 2 लाख करोड़ तो उसमें चले गए। हमारी सरकार वो नहीं है जिन्होंने 11 लाख करोड़ का जो बड़े बड़े उद्योगपतियों ने लोन लिया था वो राइट ऑफ कर दिया। आप 12-13 लाख करोड़ दे रहे हैं अमीरों को, और जब गरीबों को हम थोड़ा पैसे दे रहे हैं कि ताकि उनकी जीवन थोड़ा ढंग से कटे, क्योंकि आप इतना ज़्यादा वैसे ही उनके ऊपर टैक्स डाल के आपने रखा हुआ है, तो आप बोलेंगे कि रेवड़ी है। और आप बोलेंगे कि भाई इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन दो। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तो देना ही है, मैं मना नहीं कर रहा हूं। 75 साल हो गए ना, पर ये गरीबी की परछाई